ये तो हम लोगों ने एडिशन सीख लिया था, सब्सट्रैक्शन सीख लिया था वेक्टर्स का, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 2 मिनट ध्यान दो। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग वो सीखेंगे प्रोडक्ट। वेक्टर्स का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर आपके वेक्टर का प्रोडक्ट जो है 2 तरीके का है। एक होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मेन बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जो चीज़ आपको सीखनी है वो ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको देते क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी हमें आ जाएगा, करना कैसे वो भी आ जाएगा, लेकिन जो मेन बात है सीखने की वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो है क्या, वो है क्या, वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को डॉट करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो वेक्टर क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन नहीं। डॉट डॉट प्रोडक्ट का मतलब देखो, मैं मान लो जैसे एक मैं देखो सुनो, जैसे मान लो एक ए वेक्टर है, उसका एंगल बताता है क्या, अरे सुनो तो सही है, एक ए वेक्टर है और एक आपके पास मान लो ये बी वेक्टर। अगर मैं निकाल रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आपको देगा, अरे ठीक है ये एक वेक्टर देगा, सुनिए नहीं तुम लोग अपनी बकैती चले जा रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिए, आपके पास जो है आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब आप करते हैं तो इस डॉट वेक्टर को हम लोग कहीं ना कहीं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा 2 वेक्टर्स का जो डॉट है वो आपको हमेशा क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, और वेयर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, एक हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, वो एक मैग्नीट्यूड दे रहा है आपको कुछ। ठीक है, चलो अब मेन बातों को फटाफट सीख लेते हैं कि इसमें है क्या, कैसे करना है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, 2 नंबर का देखो, सबसे पहली बात देखो, इसका इसका पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है आपके ए के मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कॉस। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास जो आप लगाएंगे। अच्छा जी, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सुन लो। ए बी cos थीटा नहीं होता, ए बी cos नहीं, ए वेक्टर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको सुनो मेरी बात, आपको पहले ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और किसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बी का, और आपको उन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल भी पता होना चाहिए। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है देखो, जैसे मान लो मैं ए वेक्टर देखो 2i प्लस 3j और प्लस 4 बोलो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर हैं, उनके बीच का अगर एंगल है दैट इज द थीटा, ये है वो थीटा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो। आई कैप जो हुआ का एक्सपेरिमेंट वेक्टर है, हाँ है ना, अब आई कैप जो मतलब 2i कैप लिख रहा है और 2 तो x पे ही लाई करेगा, 2 यूनिट है, हाँ 2 यूनिट x पे लाई करेगी, तो मतलब भैया a भी तो x पे लाई करेगा, ए टू तो वो है नहीं, ये भी तो है, वो भी तो y पे लाई करेगा, फिर वो भी है, ए पूरा एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यूज हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, 2i + 3j + 4, ये वेक्टर है। ठीक है, और आपके पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर, मान लीजिए i - j और +2। अब इनका डॉट अगर आपने निकालना है तो एक तरीका तो ये फॉर्मूले के थ्रू है, लेकिन मान लो तो मैं एंगल ही नहीं दिया उसमें और फिर भी तुमसे डॉट पूछ रहा है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा वो देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, 2i + 3j और +4k ये रहता है। ठीक है, इसको आप डॉट करते हो जिसके साथ i - j और +2k। हाँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ तोड़ मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि करना तो सबके साथ चाहिए, ठीक है, बट मैं आपको गाइड करूँगा, इसको इसके साथ करो
ठीक है, इसको इसके साथ कर लो और इसको इसके साथ कर लो। अच्छा बाकी को क्या, चलो एक काम करो बता दो, चलो देखो, अरे हमारे को भी सुनने देखा वाला था, तो हम यहाँ पे 2i को सबके साथ करेंगे, ठीक है, i माइनस जे प्लस 2 को डॉट को डॉट, ठीक है, और ऐसे ही हम 3j को भी करेंगे i माइनस जे प्लस 2 के, और ऐसे ही प्लस 4k को भी हमें i माइनस जे प्लस 2k के साथ करना चाहिए। तो देखिए हम लोग 2i को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2i को मैं अगर डॉट करूँ तो i डॉट आई आ जाएगा, ठीक है, तो 2i को आप इसको करोगे फिर इसके साथ करोगे, देन 2i डॉट जे वो माइनस का, ठीक है, ऐसे अगले वाले के साथ करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2i डॉट 2 राइट, ठीक है, सबके ऊपर कैप है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा जी 3j डॉट आई, 3 माइनस कर देते हैं 3j डॉट जे, ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या आएगा प्लस 3j डॉट 2 देन नेक्स्ट वाला देखिएगा 4k डॉट आई माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 4k डॉट जे एंड प्लस 4k डॉट किसी को डाउट है, ठीक है सर हमारा। अच्छा अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, नहीं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। किसी को दिक्कत नहीं है, आओ इनका निकालते हैं भाई, मेरे पास 2i कैप है और एक दूसरा क्या है i कैप है, ठीक है, अच्छा जी इस 2 को तो हम बाद में देखेंगे, आप i कैप को निकाल गया, तो इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, i कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है, नहीं आ रहा बोलेंगे हमें तो i का मैग्नीट्यूड क्या है, आई तो मैग्नीट्यूड जी कितना होगा आई क्या है यूनिट वेक्टर नहीं है, जीरो क्या होता है, दिमाग लगाओ बाबू, वीडियो नहीं देख रहे उसका मतलब तो मैं इस चैप्टर के बेसिक नहीं है अभी रटे, इसका मतलब ये बर्तन धोने से फुर्सत नहीं होती है। आई कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, क्योंकि आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। मैं ये चैप्टर स्लो सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पता ना कि क्वेश्चन। तो आई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा और इसका भी क्या होगा 1 होगा, और cos 0 कितना होता है साहिल 1 होता है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा ना, और 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो मतलब इस चीज को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, अगले वाले को और देखते हैं, तो -2 को तो चलो साइड कर देते हैं, आई डॉट जे कैप देख रहा हूँ, तो मतलब आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, अब मुझे बताओ cos 90 बताओ cos 90 को किसको पता रीजन बताओ, चलो रीजन बताओ, आई एक्स एक्सिस होती है जे वाई एक्सिस होती है, हाँ जी आई जो है वो एक्स एक्सिस है, जे जो है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो cos 90 कितना होता है भाई 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 ये सब बेशक 1 होगा, लेकिन एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 के आगे कोई भी साइन नहीं पड़ता,
अच्छा इसका मुझे बता दो, इसका क्या होगा? जीरो क्या ना, जीरो ना, एक से जीरो रहेगा, माइनस में जीरो आएगा, माइनस का प्लस का ही लगा तो वैसे कह रहे मतलब अगर आई डॉट के जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो cos 90 बन जाएगा, cos 90 के इम्पैक्ट से वो जीरो बनता है। ये समझने की बात है यहाँ पे, तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा। अच्छा ऐसे यार जे आई का भी क्या होगा? जीरो जीरो। अच्छा जे जे का तो बचेगा ना, तीन और जे जे का 1 होता है ना, और 1 into -3 -3 होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास प्लस जीरो और फिर आपके पास -3, ऐसे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो, ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास? जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, ये बचेगा प्लस का ये जीरो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं लिखते आई डॉट जे ये वाला लिखेंगे यार, सब कुछ लिखा जाएगा, सब हमेशा लिखेंगे। कहीं कहीं कहाँ पे? ये वाला ना ये तो 1 बन गया ना, वही चीज तो बताई मैंने, 1 बन गया। तो यहाँ पे 2 -3 कितना हो जाएगा? -1 -1 प्लस प्लस 7 प्लस 7 इस पे 7 आएगा। ये भी प्लस 7 ठीक है, ये क्लियर है समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे काम होता है, हाँ इसलिए भैया। ये फॉर्मूला बनवाया गया पहले आपसे, डॉट ऐसे निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं दो वेक्टरों का अगर आपने डॉट निकालना है, ठीक है, तो आप अपना देखो एक स्टेप तो मेथड तो ये है, ठीक है, वरना मतलब प्रॉपर मेथड तो देखो यही है, लेकिन जब आप जल्दी में होते हैं, क्या मतलब आपने डॉट करना बहुत ही बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, तो आपको पता है कि भाई इस 2i को मैं जे से करूँगा, के से करूँगा, फायदा तो कुछ होना नहीं, जीरो ही बनेगा। तो बेटर हो जाएगा आप आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, और के वाले को के से डॉट कर लो। ये वाला ये फॉर्मूला कहाँ से है? ये तो फॉर्मूला ही है। हाँ। ये ये एक वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, मैं दो यूनिट वेक्टरों का डॉट निकाल रहा हूँ। चलो ठीक है। पूछ तो यहाँ भी तो मैग्नीट्यूड ही किया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बनी होता है ना, बनने लगा यहाँ पे पॉजिटिव सेम बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो क्लियर है? ठीक है बाबू, इधर ध्यान दे लो, गॉट इट एंड गेट इट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टरों का डॉट अगर जीरो आ रहा है तो ऐसा कब हो सकता है? जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, जब उनके भाई ये परपेंडिकुलर हो। हाँ जी, दो वेक्टरों का डॉट अगर जीरो आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों क्या होने चाहिए आपस में? सेम वेक्टर होना चाहिए भैया, सेम पे तो cos 9 cos 0 सेम पे बना आता है। ठीक है। अच्छा जी, एक क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है ना? अच्छा चलो इसके बारे में और बताओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा? ये 1 वन क्यों बता रहे हो तुम? ये यूनिट आएगी जितनी ये आएगा बस cos थीटा तो जीरो आएगा, और जीरो तो 1 होता है, तो मैं तो कहीं ना कहीं स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मैंने थोड़ी बोला वो यूनिट वेक्टर है, मैंने तो बोला ए वेक्टर है कोई, या ठीक है। अच्छा जी चलो, अब एक चीज होता, अच्छा ये इसके लिए तुमने क्या कंडीशन दी कि ए वेक्टर जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी वेक्टर, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 हो जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो पैरेलल है तो इनके डॉट के बारे में क्या ख्याल है? एंगल तो बन ही नहीं रहा उनके बीच में, पैरेलल है, या फिर एंगल जीरो बनेगा? भैया एंगल जीरो बनेगा तो cos जीरो आएगा, cos जीरो बन हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल है
तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई को इक्वल होगा। सही है, ये तो कुछ बातें हैं। ठीक है, आप सबके पास किताब है, बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लो। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। एक रीजन और भी हो सकता है अपोजिट कि डायरेक्शन। देखो दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर भी अगर जीरो है ना, जीरो वेक्टर है, तो भी वो उनका जो डॉट होगा वो कितना होगा? क्यों? मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने भी ये कहा कि दो वेक्टर है, उनका डॉट अगर जीरो आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी अगर जीरो आ रही है, तो इसका मतलब या तो वो परपेंडिकुलर है, और या तो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है, या तो दोनों ही जीरो है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर मतलब ये वाला डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। और जिनका मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ, ठीक है, और वो जीरो आना चाहिए। जहाँ से शुरू किया था वहीं खत्म हो जाए, वो भी आपके पास जीरो वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं दो वेक्टरों का डॉट अगर जीरो ला रहा हूँ, तो भाई मैं पहले तो ये तो पता लगा लूँ कि दो वेक्टर से आप ना थोड़ी संभावना देखो कब बनेगा ये तो जीरो। इनका एक कंपोनेंट जीरो। हाँ जी, एक, हाँ देखो, आप देखो ये जीरो होने के लिए किन किन बातों पे डिपेंड करता है? पहला एंगल पे, एक तो इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ए है, का मैग्नीट्यूड, या तो बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बी और का या तो एंगल पे। तो भाई एंगल वाला तो कॉस आपको का जीरो। परपेंडिकुलर वाला सिस्टम बता दिया उसमें तो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों में से अगर एक का भी मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए, तो एंगल बेशक कुछ भी चलता रहे, 60 चल रहा है, या भाई ये 72 आ गया, लेकिन भाई ये तो जीरो हो गया ना, खत्म, तो जीरो तो बन ही गया। तो मतलब अगर दो वेक्टरों का डॉट अगर जीरो है, तो उसकी तीन कंडीशन है। पहला, या तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, दूसरा, या तो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है, और तीसरा, या तो दोनों ही जीरो। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ भैया। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, वो देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है, और ना तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, ना बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये पॉसिबिलिटी किस केस में हो सकती है उसका? जब ये दोनों वेक्टर जब कॉस जीरो हो। परपेंडिकुलर, कॉस जीरो ना हो मैडम, तो हाँ मतलब कॉस थीटा जीरो है, ठीक है। कॉस मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तभी तो हो सकता है फिर ये काम। परपेंडिकुलर। लॉजिक क्लियर है ना? मतलब ऑब्जर्वेशन हैं ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखिएगा, अगर थीटा जीरो है, मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा, ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा एक रियल नंबर देगा। हमेशा क्या देगा? एक रियल नंबर। तो ऑब्वियसली बात है, स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, नेगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, एक रियल नंबर देगा हमेशा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये तो हमने देख लिया कि अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं वो, तो अगर फिर भी अगर उनका डॉट करके जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या बैठे हुए हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। सेकंड ऑब्जर्वेशन का। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए क्या कहता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू में जीरो, तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ गलत तो नहीं कह रहा है? ठीक है। और अगर दो वेक्टर अगर सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात भी सही है कि नहीं है? ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए क्या कहता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है उसका कि अगर थीटा पाई है, पाई मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? 180। ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस ये बात सही है कि गलत? सही है। कैसे कैसे? cos 180 माइनस 1 होता है। cos 180 कितना होता है? तो हम माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये बात बिल्कुल। और एक और बात भी है, क्योंकि हाँ जी। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लगा देते हैं।
Opposite direction. बाकी हाँ तीर है ना, ये कट जाएंगे वैसे। ठीक है, ये समझ में आ रहा? ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होता है आपके पास? हमेशा 1 होता है ये। ठीक है, जे डॉट जे और या तो के डॉट के, ये हमेशा कितना तो सिक्वल होता है 1 के। और आई डॉट जे ले लो या फिर आई डॉट के ले लीजिए और या तो जे डॉट के ले लीजिए, ये तो 1 है 0 का। सेम वाला जो रहता है उसका डॉट 1 रहता है। और क्यों 1 रहता है? 1. क्योंकि उनके बीच का कॉस का एंगल 0 होता है। और कॉस 0 1 होता है, और बाकी तो 2 यूनिट वेक्टर ही हैं, तो इसको तो 1 ही आ रहा है, तो सही है बात। ठीक है, ये 5 ऑब्जर्वेशन थे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑब्जर्वेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर ऑब्जर्वेशन नंबर 6 देखिए क्या है। ऑब्जर्वेशन 6 है कि द एंगल बिटवीन द 2 नॉन जीरो वेक्टर, अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं तो हम उनके बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से निकाल सकते हैं। बात वही है, cos थीटा को वहाँ अकेला छोड़ दिया, जो मैग्नीट्यूड था उसको उसके नीचे भेज दिया। भाई ये भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, मैग्नीट्यूड है ये भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी देंगे, स्केलर क्वांटिटी अपन स्केलर क्वांटिटी देगा, तो उसके बाद आप cos थीटा से उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर मान लो इसको सॉल्व करते हो, आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई जैसे 1/2 आ गया, और बड़े राजी होते हो इस काम कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना रहेगा बताओ? 1/2 बता रहे हैं ये बेहद अलग है कतई। cos थीटा इक्वल टू में यहाँ 1/2 कब होता है? cos की वैल्यू में 1/2 कब होता है? cos को 1/2 कब आता है? कितना? cos में 1/2 कब आता है? 10th क्लास में तो कंपैरिजन नहीं सिखाया था ना भैया Cos 60. cos 60 के होता है। cos 60 तो यहाँ पे लगेंगे हम cos 60। हम 1/2 की जगह cos 60 लिख सकते हैं ना। 1/2 की जगह 60 नहीं लिख सकते हम, 1/2 की जगह हम cos 60 लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बराबर है। cos से cos कट करना कम करते हैं थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 60। ये बात क्लियर है? जैसे मैंने सिखाया था टाइम पे, मिस मत करो ना बाबू, टाइम नहीं है मिस करने का। ये क्लियर है? अच्छा मान लो लेकिन कभी कुछ ऐसा आ गया cos थीटा इक्वल टू में 5। अच्छा ये चीज़ पॉसिबल है 5 cos थीटा इक्वल टू 1 से -1 तक रहती है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बाहर है। आपने बोला है और मैं कहते ही बात है बनते मायने तो नहीं लॉजिक भी होना चाहिए ना इसके पीछे का। जी मैं आपसे पूछता वो तो इन्होंने बता दिया, नहीं तो मैं फिर बताता बढ़िया तरीके से। अब तो वही वाली बात है ना, आपको बताता था। चलिए इधर ध्यान दो। ठीक है, हाँ अगर ये 1/5 हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, हाँ भैया। लेकिन आपको इसकी वैल्यू तो पता नहीं 1/5 कब होती है, तो आपने कुछ नहीं करना, थीटा को क्या है Cos inverse 1/5. इतने पे छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास 6th ऑब्जर्वेशन था कि अगर आपको एंगल, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि अगर 2 वेक्टर गिवन है और उनके बीच का एंगल निकालना है, तो दिस इज पॉसिबल बाय दिस मेथड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज cumulative is commutative, sorry commutative। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें तो बताएंगे ना। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉम्यूटेटिव का मतलब समझो पहले। सुनो देखो कॉम्यूटेटिव, देखो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान रखो। पता है 12th क्लास में हो ना तो आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, और ना ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार आएगा आपको, आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे ना तब जैसे बहुत फ्रिक्वेंट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब ये मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ पहले। कॉम्पिटिटिव हो गया आपके पास, और फिर आपके पास होता है एसोसिएटिव। ठीक है, इससे पहले एक और प्रॉपर्टी भी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, इतना याद रखोगे। तो ये 3-4 है। हालांकि आइडेंटिटी भी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, इससे भी होता है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये सारी प्रॉपर्टी ना ऑपरेशंस पे लगती हैं। ऑपरेशन का मतलब, मैथ्स में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जो चीज़ तुम सीख, अब तुमने एक नई चीज़ सीखी है तुमने डॉट, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि डॉट बिहेव कैसे करता है। जैसे देखो मैं अगर हमने मान लो अगर हमने प्लस सीखा होता, हमने प्लस सीखा, हमने एडिशन पहली बार सीखा, तो हम उसमें ये देखेंगे कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। प्लस इन इंटीजर्स, प्लस इन इंटीजर्स, हमने क्लोजर बता रहे हैं ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम एडिशन पे देख रहे हैं, हम किस पे देख रहे हैं, एडिशन पे, फिर हम डॉट पे भी देखेंगे उसी बात पर। तो हम एडिशन पे देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि जैसे मान लो 2 है एक नंबर आपके पास 3 है, ठीक है, मैं इंटीजर नहीं, मैं नेचुरल नंबर को देख रहा हूँ, नेचुरल नंबर, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि एक आपके पास एक ए इंटीजर है, एक बी इंटीजर, और आप किस ऑपरेशन पे देख रहे हो इसको, प्लस में, मतलब प्लस पे कैसे बिहेव करता है, तो इनको प्लस करके भी एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ये कहती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। बोला कि एक नेचुरल नंबर प्लस दूसरा नेचुरल नंबर मिलाकर एक नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हम इस बात को कहेंगे कि भैया एडिशन जो है, प्लस जो है, वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मान लो आ जैसे रहा है। मैं हाँ भाई, सब्सट्रैक्शन में भी ये चीज़ होती है क्या, आइए देख लेते हैं। मान लो मैंने एक 4 एक नंबर ले लिया और एक मैंने ले लिया 2, तो अगर मैं इनको माइनस में लगाता हूँ तो मेरा कितना आएगा 2। चलो यहाँ तो हो गया, चलो, लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता। आपको ये नहीं देखना करता। पॉइंट में चल जाएगा अगर नेचुरल नंबर्स को चेक कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का अगर मैं आपसे एडिशन में बात कर रहा हूँ तो हालांकि ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं, ये सारे रियल नंबर्स के फुलफिल होती है। अब इधर देखो, मैं अगर आपसे बोलता हूँ हाँ भाई क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो रियल नंबरों को प्लस कर एक रियल नंबर ही आना चाहिए, ये बात सही है कि गलत? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दो रियल नंबर्स को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, ये कहती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर अगर हम डॉट देखें, नहीं ये ऑपरेशंस अलग अलग हैं। जैसे मान लो मैं एडिशन पे मेरी तीनों प्रॉपर्टी देखूंगा, क्लोजर, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, फिर मैं यही 3 प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन पे भी देखूंगा, चाहिए क्या मेरा सब्सट्रैक्शन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। मतलब जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो सब आप इसमें देखिए, इन तीनों प्रॉपर्टीज को चेक करोगे उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अब हमने डॉट एक नई चीज सीखी है। तो ये मैथ्स का रूल है कि भैया वो कॉम्पिटिटिव, वो वाली बात कॉम्पिटिटिव फुलफिल करती है कि नहीं करती, या वो एसोसिएटिव फुलफिल करती है कि नहीं करती, या वो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करती है कि नहीं करती। अब जैसे हमने सबसे पहले मैथ्स में एडिशन सीखा था, तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज चेक करी थी उसी टाइम में कि भैया ये एडिशन जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करती है। हाँ भाई, दो रियल नंबरों को प्लस करके रियल नंबर आता है, हाँ क्लोजर तो करती है। और फिर हमने कॉम्पिटिटिव देखा, कॉम्पिटिटिव देखो क्या होता है। कॉम्पिटिटिव में होता है कि अगर a प्लस बी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो भी वो सेम रिजल्ट ही दे। क्या ये बात प्लस में पॉसिबल है? अच्छा, क्या ये बात माइनस में पॉसिबल है? तो मेरा नहीं भैया। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता, मतलब मेरा फॉलो नहीं करता कॉम्पिटिटिव, लेकिन हाँ एडिशन करता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, a into b equal to b into a, मल्टीप्लिकेशन में है भैया पॉसिबल। डिवीजन करता है, डिवीजन नहीं करता। तो हर ऑपरेशन, सुन लो मेरी बात, हर ऑपरेशन हर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल से देखा। ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है कि उनमें वो ऑपरेशन लगने के बाद जो अंदर आए वो वही आना चाहिए जो
जो नंबर थे जिनको प्लस हाँ जो वो जिस पे चेक करे, मतलब मैं मान लो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, हाँ भाई दो वेक्टरों का डॉट कर कर एक वेक्टर आना चाहिए, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या ऐसा होता है डॉट में? हाँ नहीं, कहाँ होता है? स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता, क्लोजर में नहीं होता है। एक बात कैसे बाबू, ये बात वो नहीं है, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हो, ये बात है यहाँ पर, ये अलग चीज है वो अलग चीज। इधर देखिए प्लीज प्लीज, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा डॉट प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट कर कर वेक्टर नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती डॉट प्रोडक्ट में। अच्छा, कॉम्यूटेटिव फुलफिल होती है? ये होती है, ठीक है। आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख लेते हैं, आप किताब को भी है ना आप सबके पास, निकालो। 2i प्लस 3j और प्लस k, ये एक वेक्टर है। नहीं, तेरे को एंगल पता है उनके बारे में? एंगल पता है तेरे को? निकाल देगा तू उसको। i माइनस j और प्लस 3k, निकालो भाई इनका डॉट। i को i वाले के साथ कर लो, चलो कर ही लेते हैं, लाओ इधर इधर ही देखो तुम। 2 इंटू यहाँ पे 2 -3 प्लस 3 2 आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब मैं इसको आगे इसको पीछे रखूँ तो भाई प्रोडक्ट में कुछ फर्क पड़ेगा? डॉट b डॉट a होगा ही, देखो ना। तो मैं इसको आगे रख लो, i माइनस जे प्लस 3k, और इसको डॉट करो 2i प्लस 3j और प्लस k के साथ, मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो ये 2 माइनस 3 और प्लस 3 देगा, ये सिफर कट गया तो 2 आ गया। तो भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा है? सेम है। तो भाई a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, देखो सेम बात नहीं है, कॉम्यूटेटिव और क्लोजर अलग अलग बात है। बोलो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो आप। हाँ जी, तेरे को थीटा पता है? अरे थीटा पता है क्या? अब बोलना, बोलता कि नहीं अब? ठीक है, तो आपको एंगल बिटवीन द वो नहीं पता है, दो वेक्टर्स, इसलिए आप नहीं कर सकते। अगर मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना, तो मैं शायद इसी से कर दूँ। बट यार मेरे ख्याल से ना ये मेरे को तो डायरेक्ट ऐसे ही पसंद है यार, ये वाला सिंपल है सिस्टम, दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, ठीक है, सही है, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर थीटा पता हो तो। बोलो बाबू। बाबू मुझे नहीं पता, आप चेक कर लो, अगर हो तो ले लेना। चलिए इधर ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव तो हमने देख ली, एक प्रॉपर्टी और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है वो देखिए। जैसे मान लो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हालांकि ना ये देखो, ये आप बहुत जान दो इस बात को, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई। तो मैं बस खाली ये बताना चाहता हूँ कि वेक्टर्स में ऐसा हो सकता है। आप आराम से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। आप एक एग्जांपल ले लो, ए वेक्टर एक अपनी मर्जी से सेट कर लो i प्लस जे प्लस के, एक बी वेक्टर सेट कर लो माइनस आई प्लस 3j और प्लस, तो बात सही है भैया। और एक सी वेक्टर जो है, नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा कर सकते हैं वेक्टर्स में। हाँ, ये सीख रहे हो आप। जैसे जैसे फैक्टोरियल होता है, इसमें फैक्टोरियल में कर देते हो क्या? ऐसे नहीं होता फैक्टोरियल तो पूरा ही होता है, ठीक है। तो मैं बस यही चीज आपको बता रहा हूँ। अरे फैक्टोरियल में ऐसे यार 3 फैक्टोरियल प्लस मुझे एक बात बताओ, 3 into 2 into 1 plus 4 into 3 into 2 into 1. इसको क्या पैसे लिख देते हो क्या? अरे दे दे लेकिन फैक्टोरियल में नहीं होता ना ऐसा। तो एक नई चीज सीखी थी फैक्टोरियल उस टाइम पर, तो उसमें वो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करके लेके थी हमने। ऐसे हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है,
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी प्रूव्ड है कि हाँ ऐसा हो जाता है। अभी आप करोगे तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ इस चीज को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रूव ना होती ना तो आप ना लिख पाते। फिर तो मैग्नीट्यूड कर सके हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना इसको। I प्लस 2j और प्लस 5k, ये मैंने आपको 3 वेक्टर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रूव करके दें कि ये चीज और ये चीज एक ही बात है। मतलब आप ये चारों इसमें पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके LHS इक्वल टू RHS ला के दिखाओगे तब मानेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी मिल, ठीक है। वीडियो में देखना ना, वीडियो व्यूज भी तो चाहिए। इधर ध्यान दो, शांति बनाए रखें, इधर ध्यान दो। देखिए लेट ए, मैं आपको समझाऊं, थोड़ा इसको समझ लो पहले। मान लो देखिए क्या लिखा हुआ, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपके पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक आपके पास बी वेक्टर, एंड एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर है, हाँ कोई कांस्टेंट, ये चीज ठीक है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर ये चीज, और ए वेक्टर डॉट लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट में एक ही बात होंगी, ये बात आपने प्रूव कर। इसके लिए आप क्या करेंगे, ए वेक्टर को कुछ मानेंगे I प्लस 2j, नहीं बी वेक्टर को आप -i माइनस 2j और प्लस 3k मानेंगे, और जो स्केलर क्वांटिटी आपकी रहेगी वो 5 रहेगी, ठीक है। तो आपने ये काम करवाना, ठीक है, मतलब ये प्रूव करें ताकि आपको ये सब बातें आपको याद रहें। वीडियो देखना ना, वीडियो बना के ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्लीज ध्यान दीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्शन भी पूछते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर देखिए क्या है, अब हम लोग जो है एक नई चीज और देख रहे हैं यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है वो देखो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि आपके पास जैसे एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक और वेक्टर है आपके पास कुछ यहाँ पर एक बी वेक्टर मान लो, यहाँ पर ए वेक्टर है। प्लीज ध्यान दीजिए, पहले इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो, तो मैं आपसे क्या चीज पूछ रहा हूँ वो देखो, मिरर इमेज शैडो। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, मतलब इस ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर, मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ से अगर लाइट बनाई जाए, ठीक है, तो इसकी इस पे क्या परछाई पड़ेगी, कितनी परछाई पड़ेगी, ये कहलाता है आपका प्रोजेक्शन। यार परपेंडिकुलरली अगर हम देखें तो उस पर क्या प्रोजेक्शन पड़ेगा वो बात। जैसे मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन तो इतना ही है ना टेबल पे, आप अपना हाथ देखो, लाइट देखो, प्रोजेक्शन इतना ही बन रहा है ना परपेंडिकुलरली अगर हम, तो ऐसी बात। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उस वेक्टर की, नहीं ओरिजिनलिटी कैसे बराबर हो जाएगी, आप देखो नहीं हल्का सा बेंड होगा तो नहीं, ओरिजिनलिटी बराबर नहीं होगी। अगर जो एस्लेट दी जाएगी परपेंडिकुलर, भाई आप यहीं देख लो यार, इसको भी हटाओ, परपेंडिकुलरली बात हो रही है ना, ले तो तू क्या कहना चाहता है कि हाइपोटेन्यूज और बेस बराबर होती है, तुम नहीं कह रहे हो इस बात को, मैं कहाँ कह ठीक है ठीक है। तो ये आपके पास ये होता है प्रोजेक्शन का मतलब। प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला है, वो देख लीजिए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या जी, नहीं देखो, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी कैप इक्वल टू बी कैप, मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। इसको आप लोग कैसे निकालोगे, इसको आप निकालोगे ए वेक्टर डॉट
आपने बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये चीज और ये बात और कहीं ना कहीं ये बात एक ही बात है, हाँ या ना भाई? ये होता है मतलब अगर आपने दो वेक्टर मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है ना तो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का ये फॉर्मूला है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो और जिस पे निकाल रहे हो, देखो दो अलग अलग बातें हैं। जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उस वेक्टर को तो एज इट इज रखना है और जिस पे निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर और उनका डॉट कर देना, ऐसे याद रखो। मतलब कि जब शैडो बनती है टेप निकालना, जहाँ पे शैडो बन रही है वहाँ को यूनिट वेक्टर निकालना और बाय डॉट कर देना वो वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनवा और ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हाँ cos थीटा बराबर हाँ कर सकते हो, उसके लिए एंगल पता होना चाहिए तुम्हें। 90 डिग्री रहेगा अब परपेंडिकुलर रहेगा या तो या की गैल 90 डिग्री रहेगा या तो ठीक है और या के यूनिट वेक्टर की गैल और दूसरा दो दे। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा जी। हाँ भैया। बाकी हम लोग कल जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।